और दोस्तों, आज हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि क्या राज है प्रस्तावना का, मतलब कि प्रस्तावना क्या उद्देश्य है, प्रस्तावना क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रस्तावना के क्या महत्व है, इसके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी भावना है, उस चीज़ के भावना के बारे में मैं जान चुका हूँ। क्योंकि वो बात है कि आपको इस बारे में समझ में नहीं आता है ना, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। क्योंकि बहुत बार कम ये बात होती है, कोई भी मतलब कि चीज़ की भावना को समझ नहीं पाते हैं, है ना। नहीं तो खुद समझ पाते हैं जो बच्चे, और नहीं फिर जो मतलब कि टीचर होते हैं वो समझ पाते हैं भावना को, मतलब कि क्या विचार है, यानी कि उन समस्या कौन सी आती है ना। आपकी सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि याद नहीं होता। क्या नहीं होता? याद नहीं होता। ये सही है या गलत है, ये तो मेरे खुद को भी पता है और आपको भी पता है। क्योंकि याद होता नहीं, ये तो मतलब कि संभव है ना। याद क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या राज है? होता है ना, हर चीज़ के पीछे क्या राज है? क्या राज है? वो राज ये है कि आपको हर चीज़ याद होती है, दूसरी चीज़ याद होती है। मतलब कि मूवी के बारे में देखो, या कोई नाटक के बारे में देखो, या फिर अदरवाइज और कुछ चीज़ देख लो, उसके बारे में आपको याद हो जाता है। लेकिन पढ़ाई के संबंधित याद नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसके अंदर आपकी रुचि नहीं है। और 5 जो इंद्रिय होती है वहाँ पर जो जब याद करें उस टाइम में वो मतलब कि उस समय लागू नहीं होती है ना। सॉरी, उस समय वो स्थिर नहीं होती है। क्या नहीं होती? स्थिर नहीं होती है। फिर दूसरी बात कि कोई की चीज़ आप जब याद करते हैं, उसके बाद में याद करने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे लगातार वहाँ तक वही चीज़ घूमनी चाहिए। देखना ना, आप जब मूवी देखते हैं ना, तो उस मूवी का जो सीन है वो लगभग 2-3 घंटे खत्म होने के बाद में चलेगा। मतलब कि एकदम दिमाग के अंदर चलता रहेगा, है ना। आप मतलब कि नोटिस करना, यदि किसी के साथ मिलते हैं फिर भी उसकी बात है 2-3 घंटे तक आपको वो माइंड में चलती रहेगी। और यदि आप किसी से बातचीत करते हैं या फिर कहीं भी मिलते हैं तो वो भी चीज़ आपके दिमाग में लगातार चलती रहेगी, तब जाके आपको वो लगातार वो याद रहती है। और ये पढ़ने की चीज़ ये होती है कि हमको याद क्यों नहीं होती है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के अंदर इस प्रकार सीन आता है कि एक जो हीरा होता है, मतलब कि वो वीरानी को मतलब कि बचाता है। जब मतलब कि उसको मतलब कि गुंडे वगैरह पकड़ के ले जाते हैं ना, पकड़ ले किडनैप कर लेते हैं, वो बचाता है। हाँ, यदि फिर आप देख सकते हैं, मतलब वो एक हीरो होता है जो अपने मतलब कि पिता और माता, यानी उसकी जो कहीं पर वो परिस्थितियाँ में उनको बचाता है। कभी कभार उनके जो हीरे के जो माता पिता होता है उनको गुंडा पकड़ के लेके लेके चले जाते हैं। गुंडे पकड़ लेते हैं ना, उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं और कहीं पर मतलब कि छुपा देते हैं। और फिर बोलते हैं कि आप इसका मर्डर कर देंगे, आप इस प्रकार बचाना, आप मतलब इतने पैसे दे दो, या फिर जो भी अपनी शर्त होते हैं वो रखते हैं ना। मतलब इस बहुत सारी इस प्रकार की मूवियाँ हैं। और यदि दूसरी बात देख सकते हैं, यदि वो या फिर हम उस हीरे बताएं, है ना, उस हीरे के जो बहन होती है उसको भी किडनैप कर लेते हैं ना, उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर उनको बचाने के लिए वो किस किस प्रकार प्रयास करता है। जब इन चीज़ों में जब वो सफल हो जाता है, फिर हम के जब मूवी देखते हैं ना हम, तो हमारे आंखों के अंदर भी आंसू आने लग जाते हैं। क्या यार शानदार है ना, इसने मतलब कितनी अपनी और जो मतलब कि जान की परवाह किए बगैर इसने मतलब कि इतना बड़ा कदम उठाया और मतलब कि सारे को बचा लिया है। और कई बार ऐसा लगता है मतलब कि जनता के क्षेत्र में वो काम करता है और जनता को बचाता है। कहीं भी बम विस्फोट हो तो उसके क्षेत्र में वो बचाता है। ऐसा हम देखते हैं ना, जब हम मतलब कि अपने खुद में आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, आने लगता है ना। और जब हम खुद पढ़ते हैं, है ना, तब हमारा मतलब कि किसी भी प्रकार आंसू की जो ऐसी कोई मतलब कि घटना दिख हम नहीं पढ़ते हैं ना, उसमें हमारे को ऐसे कोई आंसू की जो नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो आंसू होते हैं एक माँ बाप होते हैं, है ना, उनके जो आंसू होते हैं वो उसके आंसू हम नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? यदि हम पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ेंगे तो उसके आंसू पहुंच सकते हैं। जो मतलब कि सारी संपत्ति होती है, दौलत होती है ना, जो माँ के जो मतलब कि विचार होते हैं, उनके जो भी जो संपत्ति होती है, वो मतलब उनके बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? उनके बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, बेटी होते हैं। और फिर वही जब हम मूवी देखते हैं उस समय हम मतलब इतनी परवाह करते हैं, यदि इस जगह मैं होता इस प्रकार यही मैं ही कदम यही उठाता, है ना, मैं ही इस प्रकार का ही कदम उठाता। लेकिन इतना भी मतलब कि परवाह है तो उस तरफ कदम उठाइए एक बार, अपने परिवार की तरफ, अपने माता पिता की ओर कदम उठाइए, है ना। अब मूवी देख तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उसका मतलब सदुपयोग तो करो। आप इतना पढ़ो, जब पढ़ाई करने लग जाएंगे तो हम समझ लेना इस बात को कि अपने माता और पिता के आंसू आपने पहुंचना शुरू कर दिया है ना। उसको ये मतलब विश्वास बंधा दिया है कि हम भी कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, है ना।
ये होता मूवी का सार होता है। क्योंकि जब उस समय वो चीज़ देखते हमारे आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन हम जब पढ़ते नहीं है उस समय हमारे आंखों में आंसू नहीं आते हैं, नहीं पढ़ते उस समय। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और यदि परवाह करने लग गए ना तो फिर आप पढ़ाई भी इतनी करेंगे, नींद बिल्कुल भूल जाएंगे, और आंसू भी इस प्रकार आएंगे जब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रात दिन ये कर देंगे, है ना। ये होता है पढ़ाई करने का तरीका, मतलब इस प्रकार याद करने का तरीका, है ना। याद फिर अपने आप हो जाने लगेंगे। आप मतलब कि कोशिश करेंगे उस चीज़ को बोलने की, पढ़ाई को, थोड़ा बहुत मैं इस पढ़ाई को बोलूँ और दूसरे बारे में बात करूँ, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, सारे वही वही घूमेगी सारी प्रक्रिया। तब समझना आपको याद होने लगे। ऐसी कोई संभव ही नहीं है चीज़ दुनिया के अंदर जो आपको याद नहीं होती। दुनिया के अंदर कुछ है भी नहीं जो आपकी याद नहीं होती। ये हस्ती जरा पढ़ा तो कर, ये हस्ती जरा पढ़ा तो कर, माँ की इज्जत है तू। ये हस्ती जरा पढ़ा तो कर, माँ की गर्भ की इज्जत है तू, और पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है तू। जरा पढ़ा तो कर, जरा मेहनत कर तो सही। हाँ, आगे देखते हैं। हस्ती है ना, एक मतलब व्यक्ति है ना, एक लड़की एक लड़का बोल सकते हैं, छात्र छात्राएं बोल सकते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। जरा पढ़ तो सही, मतलब कि जब हम जन्म लिए तो उस समय हमारे बारे में क्या क्या सोचा था उन्होंने, है ना। और हम उसके उल्टे विपरीत चल रहे हैं। और हमारा मतलब पिता ने क्या सोचा था हमारे बारे में कि ये मतलब महान बनेगा, है ना, एक भगवान का रूप लेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान छोड़ के एक मतलब कि अच्छा इंसान भी नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं याद होती है। जब ही हमको पढ़ाई समझ में आने लग जाएगी हम सारा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रस्तावना। ये प्रस्तावना शब्द है, ये सबसे पहले कहाँ से मतलब किसने अपनाई थी प्रस्तावना की प्रक्रिया? ये अमेरिका ने अपनाई थी। किसने? अमेरिका ने। किसने अपनाई? अमेरिका ने। आगे देखते हैं। और भारत में 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को मतलब कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, है ना, 1946। फिर 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा? क्या उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसका मतलब कि ये कब लागू हुआ, यानी कि जब कब मतलब संविधान सभा ने इसकी स्वीकृति दी? 22 जनवरी 1947। इसमें अध्यक्ष कौन से? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और 10 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद, ये सारी चीज़ें बता रखा मतलब कि बता रखी है मैंने, है ना। राजेंद्र प्रसाद। 22 जनवरी 1947 को ये कब मतलब कि पारित हुआ, है ना, संविधान ने स्वीकृति दी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना का रूप लिया, प्रस्तावना का रूप लिया, प्रस्तावना का रूप लिया। आई समझे? और प्रस्तावना का क्या मतलब होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है कुंजी, है ना। संविधान की कुंजी कह सकते हैं, संविधान की आत्मा कह सकते हैं, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा है। और ये प्रस्तावना के संबंध में विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, अय्यर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भारतीय मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये क्या है? विचारों का क्या है?
मतलब कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो मतलब कि विचारों, है ना, जो मतलब कि जो संविधान के जो विचार होते हैं उनकी क्या है, मतलब कि भविष्य काल है ना, कि मतलब दीर्घकालीन सपनों का राज है। क्या है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था जो हमारा प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों है, यानी कि हमने लंबे समय तक सपने देखे थे, उनका क्या है, विचार है। दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार, सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के एम मुंशी ने, इसके बारे में के एम मुंशी ने क्या कहा, के एम मुंशी। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, के एम मुंशी, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने क्या था, इन्होंने कहा जो भारतीय संविधान की वो प्रस्तावना है ना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। ये किसने कहा था, मतलब कि के एम मुंशी। किसने कहा था, के एम मुंशी। क्या है, के एम मुंशी ने क्या कहा था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान की प्रस्तावना, संविधान, ये सारी चीजें नोट कर लो, संविधान की प्रस्तावना, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है, भविष्य फल है, भविष्य फल है। ये बात किसने कही थी, के एम मुंशी ने। किसने कही थी, के एम मुंशी ने। अब दूसरे वो पंडित ठाकुरदास भार्गव। कौन है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा जो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना है वो संविधान एक सम्मानित भाग है। संविधान के क्या है, सम्मानित भाग है। और प्रस्तावना वो संविधान की कुंजी है। क्या है, कुंजी है। और संविधान की क्या है, आत्मा है, तथा ये एक आभूषण है। क्या है, आभूषण है। और एक उचित स्थान है। प्रस्तावना क्या है, उचित स्थान है। जो मतलब कि कोई भी व्यक्ति वो संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से कल्पना कर सकता है ना, मूल्यांकन कर सकता है। ये पंडित ठाकुर भार्गव ने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान का एक सम्मानित भाग है। क्या है, सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी व आत्मा है तथा संविधान का मतलब कि तथा ये क्या, तथा ये एक आभूषण है। क्या है, आभूषण है। क्या है, आभूषण है। तथा उचित स्थान है। क्या है, उचित, प्रस्तावना क्या है, उचित स्थान है। जिससे संविधान
की कल्पना की जा सकती है, की जा सकती है, सॉरी, मूल्यांकन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है ना। ये किसने कहा? पंडित ठाकुर भार्गव, है ना, पंडित ठाकुर भार्गव। इन्होंने क्यों कहा था ऐसा? इन्होंने इसलिए कहा था कि प्रस्तावना वो क्या, संविधान का एक सम्मानित भाग है, यानी जो हमारा संविधान है ना, उसका एक सम्मानित भाग है। क्या है? सम्मानित भाग है, यानी कि हमको उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। क्या है? संविधान की कुंजी है। इसका मतलब क्या है प्रस्तावना का? जो ये संविधान सभा है ना, जो हमारा संविधान है, जब संविधान के जब हम मेन प्रश्न देखते हैं ना, संविधान के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो उससे पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। और एक आप अनुमान लगा सकते हैं, जब किसी रूम में जाते हैं ना, जब किसी कमरे में जाते हैं, तो उससे पहले वहाँ पर लॉक लगा होता है। क्या? और लॉक खोलने के बाद में ही, लॉक को खोलने के बाद नहीं उसके अंदर जा सकते हैं। और लॉक के आधार में आप अनुमान लगा सकते हैं इसका जो मतलब कि रूम का कितना महत्व है ना। चाहे मतलब रूम जितना अच्छा होगा, उसका मतलब कि लॉक भी एक स्टाइल प्रकार होगा, है ना। देखिए, सोने की दुकान होती है, किसकी? सोने की दुकान होती है। तो सोने की दुकान का जो फिर वो लॉक लगा होता है, उसका मैं मतलब कि हर चीज़ में क्वालिटी में देखा था, या फिर उसके वजन में देखा तो, या फिर उसके जो मतलब कि मजबूती में देखा था, मतलब कि अच्छा होता है ना, मजबूत होता है, मतलब कि आसानी से वो टूट नहीं सकता, मतलब कि लॉक को तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। तो ये इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि सोने के कितना महत्व है ना, जो सोने की दुकान का कितना महत्व है। उस प्रकार संविधान का जो मतलब कुंजी है, उस कुंजी से माध्यम, है ना, जब संविधान का प्रवेश करने से पहले उस कुंजी को मतलब खोलना पड़ता है। एक लॉक की तरह काम करती है कुंजी, है ना, प्रस्तावना। प्रस्तावना के आधार में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान का कितना महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। प्रस्तावना के आधार पर हम संविधान की मतलब कि एक विचार देख सकते हैं, उनके बारे में परिकल्पना कर सकते हैं, यानी उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि किस बारे में, इसके बारे में वर्णन है। और फिर आत्मा, है ना, जब यदि प्रस्तावना ही नहीं रहेगी, तब संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये आत्मा है। जब एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति के सब शरीर के अंदर जब आत्मा निकल जाती है, तो ये व्यक्ति को शरीर हो के निस्वर्थता जाता है, जो मतलब कि वो आदमी खत्म हो जाता है ना, क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इसीलिए प्रस्तावना की एक संविधान मतलब एक व्यक्ति की आत्मा की तरह काम करती है। प्रस्तावना क्या करती है? आत्मा की तरह काम करती है। और प्रस्तावना क्या है? एक आभूषण है ना। एक जब स्त्री होती है, जब स्त्री में जो आभूषण मतलब कि वो पहनती है ना, तो उसकी एक खूबसूरती दिखती है ना, मतलब कि इसमें जो उसका महत्व दिखता है। स्त्री जब आभूषण होता है, जब मतलब उसका अस्तित्व मतलब अच्छा दिखता है, मतलब कि यार, मतलब कि उस खूबसूरती में मतलब वो अच्छी दिखती है, आभूषण उनके द्वारा पहना जाता है। आभूषण का जितना महत्व होता है ना, उसी प्रकार संविधान के लिए प्रस्तावना का महत्व है। क्या है? संविधान के लिए प्रस्तावना का महत्व है। आई समझ बात? ये वो भी आगे देखते हैं। आगे और किसका विचार है? अर्नेस्ट बारकर। क्या है? अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने इन्होंने कहा प्रस्तावना अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि प्रस्तावना मतलब कि संविधान की एक कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। क्या है? कुंजी नोट है। कुंजी नोट है। ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी नोट है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना मतलब उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा, अवसर की समता मतलब कि अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 कहा 2006 ये थी इसकी प्रस्तावना। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निर्भर, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता बढ़ाने के लिए तथा उसके समस्त व्यक्ति के राष्ट्र की एकता, गरिमा कि बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्व को इस बारे में संविधान की ये प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना है ना। आगे देखते हैं अब इस प्रस्तावना के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। अब इसकी संविधान प्रस्तावना की उपयोगिता, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत है। किस प्रकार? हम भारत के लोग है ना। दूसरी क्या बात है? राज्य व्यवस्था की प्रकृति, प्रकृति का परिचय यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की मेन पृष्ठभूमि है ना, जो मेन हेडिंग है, जो सबसे ऊपर जो लाइन है वो है हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि जो कि प्रस्तावना में बताया गया है कि हम भारत के लोग हैं, जो कि जो संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया है। जो शासन की संपूर्ण शक्ति है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में निहित है। शासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। और जनता द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया है। क्या किया गया? संविधान सभा का निर्माण। लेकिन कुछ जो आलोचक, जो विचारक है, उन्होंने बात की संविधान सभा का कि निर्माण जनता द्वारा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में नहीं तो वैश्य मताधिकार द्वारा चुना गया था और नहीं ये तो केवल राजनीतिक दल के माध्यम से संविधान सभा तक पहुंचे थे। लेकिन उस समय की जो भावना थी, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस बारे में हम समझ सकते हैं। क्योंकि उस समय हमें वोट नहीं करा सकते थे। क्या नहीं करा सकते थे? वोटिंग नहीं करा सकते थे। क्यों नहीं करा सकते थे? क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। और जब उस समय हम यदि वोटिंग कराते तो कि भारत का कि एक साथ जुड़ना इतना संभव नहीं होता। क्योंकि जो वोटिंग का जब कि आता तो नहीं थे, एक संपूर्ण रूप से कि शासन को संभाल सकते थे, यानी जो कि राज्य को संभाल सकते थे, एक स्वतंत्र रूप से नहीं संभाल सकते थे। क्योंकि सब कि चुनाव में लगे रहते है ना, सब चुनाव में लगे रहते हैं और नहीं उस समय इतना पैसा खर्च होता और नहीं इतना पैसा इकट्ठा कर सकते थे। और दूसरी बात, नहीं हमारे पास इतना समय का उपयोग समय का कि समय था नहीं हमारे पास इतना कि उस समय हमें चुनाव करा सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट कि जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे, उन्होंने संविधान सभा में शामिल हुआ था।
मतलब संविधान सभा तक पहुंचे थे, क्योंकि वो जनता की इच्छा के अनुसार ही थे। और जब वो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, है ना, तो वो जनता के अनुसार ही काम करते हैं ना। जब वो जनता के अधिकारों के लिए लड़ते थे, वो जनता के अनुसार काम करेंगे। और यदि ये संविधान सभा में पहुंचते हैं तो फिर संविधान सभा का निर्माण ये करते हैं, तो इसका मतलब जनता इनका निर्माण करती है। क्या करती है? जनता इनका निर्माण करती है। और यदि वोट होते, यदि चुनाव होते, तो भी जनता इन्हीं को ही वोट देती। आई बात समझे? यदि चुनाव होते तो भी जनता इन्हीं को मतलब कि वोट देती। फिर आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या? राज व्यवस्था की प्रकृति है। ये चारों शब्द क्या है? राज व्यवस्था की प्रकृति है। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि सब जो हमारी संविधान सभा है, यदि जो हमारा भारत है वह क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि आंतरिक एवं बाहरी निर्णय। क्या? आंतरिक व बाहरी निर्णय, वह बाहरी निर्णय, आंतरिक या बाहरी निर्णय वो स्वतंत्र रूप से ले सके। क्या है? स्वतंत्र रूप से ले सके। इन पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, मतलब कि कोई दूसरे विदेश देश का इन पर अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? विदेश देश का इन पर अधिकार नहीं है। इसलिए क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, स्वतंत्र है और समाजवादी। और इसके बाद में है, मतलब कि इसके जो बारे में बात करेंगे वो समाजवादी है ना। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो समाज के हित में सोचता है। किसके बारे में? समाज के हित में सोचता है, समाज के हित में सोचता है। और ये जनता के कल्याणकारी कार्य करता है, इस बात से पता चलता है। और ये 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें शामिल किया गया समाजवादी को। किसको? समाजवादी को। क्योंकि हमारे जो आर्थिक व्यवस्था थी, उस आर्थिक व्यवस्था को एक मार्ग देने के लिए, एक लक्ष्य के बारे में बताने के लिए, है ना, समाजवादी शब्द का हमने सभी प्रस्तावों में शामिल किया। 1976 को 44वें संविधान संशोधन 1976, है ना। आगे देखते हैं। पंथ निरपेक्ष, ये भी हमने 44वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया था। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत है वो किसी भी धर्म, भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, अपना राज्य धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म नहीं होगा, है ना। मतलब उनका खुद का कोई भी राज्य धर्म नहीं होगा। लेकिन यदि किसी धर्म का खतरा हो, किसी धर्म पर अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय राज्य, मतलब कि सरकार वो एक्शन ले सकती है। यदि किसी धर्म पर खतरा हो तब राज्य हस्तक्षेप कर सकती है ना। क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब ये है कि एक मान लीजिए ये धर्म है, क्या है? ये धर्म है और एक है बी धर्म, है ना। ए धर्म और बी धर्म, यदि मान लीजिए ए धर्म एक शक्तिशाली रूप में उभरता है, नहीं, एक धर्म में यहाँ पर कोई यात्रा करना चाह रहा है ना, यात्रा करना चाह रहा, और यहाँ पर मंदिर इसका यहाँ पर है।
ये भी एक धर्म यात्रा करना जा रहा। यहाँ का पर जो मंदिर मस्जिद क्या है यहाँ पर है ना, इनकी भी यहाँ पर है। और जब ये भी यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और ये भी रैली मतलब कि रैली निकाल रहे हैं, तब इनके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होगा, है ना।